हेलो एवरीवन। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में हमारे 8 टाइप्स ऑफ प्लानिंग हैं। ओके। और इसमें जो सबसे सही बात आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव्स हमने पूरा फर्स्ट जो हमारी टाइप है, ये हमने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में हमारा फर्स्ट पॉइंट ही था सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, और उसमें हमने सेम यही किया था। वो ही ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आ जाता है। चलो, टाइप्स ऑफ प्लानिंग को ऐसे करने से पहले तुम्हें एक चीज और बता दें। हमारे जनरली दो तरह के और टाइप्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं? एक होती है सिंगल यूज प्लान और एक होती है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान मीन्स जो सिर्फ हम किसी एक पर्पस के लिए बनाते हैं। एक बार उसको बनाया और फिर उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया, उसे हम बार बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और स्टैंडिंग प्लान्स कौन सी होती हैं? जिसको हम रिपीटेडली यूज करते हैं। एक बार हमने बना दी तो वो लगातार चलती रहेंगी। ठीक। सिंगल यूज जो हमने बस एक ही टाइम के लिए बनाई, जैसे ही हमारा पर्पस सॉल्व हो गया वो हमने डिस्कार्ड कर दी, उसे बार बार यूज नहीं कर देंगे। लेकिन जो हमारी स्टैंडिंग प्लान है, एक बार जो हमने बना दी, इट विल गो फॉर ईयर्स। कभी बाद में कुछ मेजर चेंज हुआ, वो चेंज हो गई तो और बात है। तो ये हमारी दो तरह की जनरल बेसिक प्लान होती है। ठीक। अब हमारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स है वो कौन कौन सी हैं? ऑब्जेक्टिव्स वो एक तरह, 8 टाइप्स, 8 तरह की है। उनमें से फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज स्ट्रेटेजी, थर्ड इज पॉलिसी, देन प्रोसीजर, देन मेथड, उसके बाद है रूल्स, फिर प्रोग्राम और फिर बजट। अब इसमें एक चीज और ध्यान से सुनो बेटा, बच्चे इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं। जितना इसमें समझा दो ना, बस उतना ही आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो उसको। और उसके बाद जो पॉइंट्स हैं, जितना आपको ये याद आ गया ना कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, जो आपको याद आ गया एज अ पैराग्राफ ही याद आ गया। क्योंकि जब आप इसको बुक में बाद में देखेंगे तो आप ये देखोगे कि बुक में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। उसको लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी। ठीक। तो उसमें आपने क्या करना है, जो आपने इसको एक बार लर्न कर लिया है उसी को ही आप पॉइंट्स में दोबारा करके लिख दो बस, और एक एग्जाम्पल साथ लिख दो। क्योंकि आप उसको जितना डिटेल में करोगे वो कंफ्यूजन बढ़ रहा है। जितना वो पॉइंट याद हो जाए ठीक है, नहीं याद होता तो यहाँ से आपको जितना समझ आ जाए एक बार पैराग्राफ में लिख के उसके बाद उसी को पॉइंट्स में लिख दो, तो वो आपकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। अब हम टाइप्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमने अपने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में किया था, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, और उसी में बिल्कुल वैसे ही हमने उस अपने वीडियो में समझा दिया था जैसा कि यहाँ पे है। मैंने आपको वहां बता दिया था ऑब्जेक्टिव्स आर स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स एस से हमारा था स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। पूरा वहां डिटेल में करवाया है, उसी में वीडियो में से बिल्कुल सेम आप यहाँ कर लोगे। और एग्जाम्पल आपको दे दिया था। फॉर एग्जाम्पल 10% इंक्रीज इन सेल बाय द एंड ऑफ द ईयर। अगर हमने ये कह दिया 10% इंक्रीज इन सेल बाय द एंड ऑफ द ईयर, एक एग्जाम्पल है, तो वो हमारा एक बिल्कुल प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमने टाइम भी मेंशन कर दिया, जो हमारा मेजरेबल भी है, स्पेसिफिक भी है, हर चीज हमें बता रहा है। राइट। तो ये हमारे हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव किस तरह की प्लान है? आइदर इट इज सिंगल यूज और इट इज स्टैंडिंग। ना ये सिंगल यूज है ना ये स्टैंडिंग है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। ठीक है। अब हम इसको, ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा है? ना ये सिंगल यूज है ना ये स्टैंडिंग में आता है, किसी कैटेगरी में नहीं आता। ओके। अब सेकंड है हमारा स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, इसके लिए भी आपको प्रोसेस एक बार देख लेना चाहिए बेटा। प्रोसेस में क्यों हमें एक बार देख लेना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेटेजी एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मीन्स जो हमने पूरा प्रोसेस किया था वो यहाँ पे एक बार शॉर्ट में आ जाता है। इसके 3 पॉइंट्स बनते हैं हमारे स्ट्रेटेजी के। फर्स्ट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज अडॉप्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन हमारा कौन सा आ जाता है? जहां पे हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुन लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद था एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। तो यही हमारा, वही सब तो हमने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में किया था, ये भी हमारी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ही है स्ट्रेटेजी। लेकिन इसका मेन डिफरेंस क्या है स्ट्रेटेजी का? वो ये है दैट स्ट्रेटेजी इज मेड
इन सम स्पेसिफिक कंडीशन। जब कोई स्पेशल कंडीशन आ जाती है उसमें हमारी नॉर्मल प्लान काम नहीं करेगी, उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है तो हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। हमने कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो हमें स्ट्रेटेजी चाहिए, तो प्लानिंग नहीं चाहिए। हमारा नया प्रोडक्ट आया, वो कैसे कैप्चर करेगा मार्केट को, कौन कौन से हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्या मीनिंग क्या है कि हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से उठ के कस्टमर तक कैसे जाएगा, ये हमारे बीच में कौन कौन से मीडिएटर्स होंगे, तो उसके बारे में डिसाइड करना, वो कोई सिंपल प्लानिंग नहीं है, दैट इज द स्ट्रेटेजी। तो ये एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। उसमें देखो एक चीज और साथ में सुनो बेटा, जब हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग कर रहे हैं इसमें आपको वन सेंटेंस का मीनिंग जरूर आना चाहिए। जैसे अभी इसमें बताया ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलवेज स्मार्ट, इट इज द एंड रिजल्ट सॉरी इट इज द एंड रिजल्ट टुवर्ड्स विच ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग, टुवर्ड्स विच ऑल द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव का कौन सा वन सेंटेंस मीनिंग होता है, दैट ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट्स टुवर्ड्स विच all the activities are directed। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने अपना एक टारगेट सेट किया कि मुझे इतने मार्क्स लेने हैं, मैं एग्जाम्पल बोल दूं मेरे 95% मार्क्स आने चाहिए, ठीक, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव है। अब आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो किस डायरेक्शन में होंगी, टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव, इट इज द एंड रिजल्ट टुवर्ड्स विच ऑल योर एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव का वन सेंटेंस मीनिंग। इसी तरह से हमारी स्ट्रेटेजी का क्या मीनिंग, इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अटेन सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है और उसके लिए हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनती है दैट इज नोन एज अ स्ट्रेटेजी। तो वो स्पेशल कंडीशन कौन कौन सी है, वो स्पेशल कंडीशंस कोई भी हो सकती है, टू बीट द कॉम्पिटिटर्स, टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, ओके, टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ऐसे में हमें स्ट्रेटेजी काम करती है। ठीक, अब हम अपना थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट इज पॉलिसी। पॉलिसी का, अब एक चीज और बेटा, ये भी सिंगल यूज नहीं थी और स्टैंडिंग प्लान नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारा ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से स्ट्रेटेजी भी ना ये सिंगल यूज है ना ये स्टैंडिंग प्लान है, ओके, ये दोनों हमारी ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजी फर्स्ट टू टाइप्स, ना ये सिंगल यूज है ना ये स्टैंडिंग प्लान। ओके, नाउ थर्ड पे आ जाओ, पॉलिसी। पॉलिसी का सबसे पहले, ये सिंगल यूज है या स्टैंडिंग, अब ये हमारे स्टैंडिंग प्लान्स है, ठीक, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, वो क्या है कि जो हमारी फर्स्ट टू टाइप्स हैं वो हमारी ना सिंगल यूज ना स्टैंडिंग, जो लास्ट टू हैं वो सिंगल यूज, बीच की फोर जो हैं दैट इज द स्टैंडिंग प्लान्स। ओके, फर्स्ट टू किसी कैटेगरी में नहीं आती, लास्ट टू सिंगल यूज हो जाती हैं और बीच की जो सारी आएंगी दैट आर द स्टैंडिंग प्लान्स। ओके, तो अब हम आ रहे हैं उसके बाद पॉलिसी पे। पॉलिसी का अब हमें ये तो पता चलेगा दैट इज द स्टैंडिंग प्लान। अब उसके बाद हम करते हैं कि इसका वन सेंटेंस मीनिंग क्या है। इसका वन सेंटेंस मीनिंग है, इट इज द ओन वे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स। इट इज द ओन वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका, किस चीज का अपना तरीका, टू डील विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स, कि जो उसके सामने उसकी अपनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको उसने कैसे डील करना है, उसको हम कहते हैं पॉलिसी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको ना ये वाला भी नहीं देते एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं आपके स्कूल का। स्कूल में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्कूल को क्या आ रही होती है, एडमिशन, किस बच्चे को लेना है और किसको नहीं लेना। अब ये उसकी प्रॉब्लम है, उसने अपनी एक पॉलिसी बना ली, that admission will be given only to those students who are securing more than 60% marks। अब उसने एक अपनी ये जो पॉलिसी बनाई, उस एक पॉलिसी से ही अपनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। कितने ही बच्चे तो पहले ही छटक गए कि हमारी तो पॉलिसी है, अब तो 60% से ज्यादा वाले हम ले सकते हैं एडमिशन में, बाकी को लेना ही नहीं, तो वो तो पहले ही दूर हो गए। ठीक, तो इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बना दी, नो क्रेडिट पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम खत्म, उसकी सारी जो सेल्स हैं वो पूरी कैश में होंगी। सो क्या है पॉलिसी का मीनिंग, इट इज द ओन वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पॉलिसी, इट इज द थर्ड टाइप ऑफ प्लान्स। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसीजर्स।
प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर, अभी ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है। अब उसके बाद इसका वन सेंटेंस मीनिंग क्या है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बाय विच अ वर्क इज अकम्प्लिश्ड। किसी काम को करने का जो सीक्वेंस है, एक जो ऑर्डर है, मीन्स दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, दैट इज नोन एज अ प्रोसीजर। ठीक है, जहां पे भी आपको ये दिखाई दे जाए कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की बात कर रहे हैं, जो वर्ड दिखाई दे जाए वो आप एकदम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो वो हो गया हमारा प्रोसीजर। जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा? फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल वन, दे आर गोइंग टू फिल अ सर्टिफिकेट। एक उनको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, पेरेंट्स ने आके उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दिया। उसके बाद स्कूल इज गोइंग टू टेक सम सर्टिफिकेट्स, जो पहले उनके पास आउट होने वाले जो बच्चे, जो उनकी प्रीवियस क्लास थी, उनके जो वो पासिंग सर्टिफिकेट्स थे वो स्कूल ने लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस स्कूल, इससे रिलेटेड हमें कुछ आपको पूरे स्टैम्प्ड, पूरे सर्टिफाइड आपको जो अपने सर्टिफिकेट्स देने हैं वो सब उन्होंने ले लिए, और फिर उन सबको एक फाइल में रखा गया, दैट इज द थर्ड स्टेप। उसके बाद उनको चेक किया गया, आइदर एवरीथिंग इज राइट और सम नो अदर रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द स्कूल। तो उसके बाद these all certificates are kept in a file and the file is given to a concerned person, okay, so that the decision can be taken regarding the admission। तो ये हमारे जो स्टेप्स आए, कौन कौन से स्टेप्स आए? उसने एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया, कोई फीस देनी थी वो फीस दी, उसके बाद रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स दिए, उन सर्टिफिकेट्स की चेकिंग हुई, उन चेकिंग के बाद सारे सर्टिफिकेट्स एक फाइल में रखकर कंसर्न पर्संस को दे दिए गए। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू डू अ जॉब, सो दैट विल बी नोन एज अ प्रोसीजर। ओके, तो ये हमारा हो गया एक स्टैंडिंग प्ले। एक बार हमने सेट कर दिया प्रोसीजर तो वही चलता रहेगा काफी टाइम तक के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड। जो मेथड है वो प्रोसीजर का ही एक स्टेप है, क्योंकि प्रोसीजर में तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे सीक्वेंसेस आ रहे हैं, उसी में से एक स्टेप होता है हमारा मेथड का। और मेथड का ये भी हमारा वही है, एक स्टैंडिंग प्लान हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है मेथड का? इट इज अ वे टू डू अ रूटीन जॉब, इट इज अ फॉर्मल वे टू डू अ रूटीन जॉब। वो काम जो हम लगातार कर रहे हैं, रोज करना ही है कंपनी को, तो उसको करने का कौन सा फॉर्मल वे है? व्हाट इज द फॉर्मल वे टू डू अ रूटीन जॉब? हमें वो मेथड डिसाइड करना होगा। देखो, अब आप अकाउंटेंसी करते हो, अकाउंटेंसी में आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए आपको दो तरीके हैं, आप जानते हो, टू मेथड्स आर देयर टू प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन। वन इज द रिटन डाउन वैल्यू एंड द सेकेंड वन इज द स्टेट, ओके, स्टेट लाइन। तो अब आपको ये डिसाइड करना है, एवरी कंपनी हैज टू डिसाइड कि वो कौन से मेथड को अडॉप्ट करेगी, एंड दैट मेथड विल बी अडॉप्टेड बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। डजंट मैटर हु इज गोइंग टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, हु इज गोइंग टू मेंटेन द अकाउंट्स। जो भी आके क्लर्क बनाएगा, उसको जो एक मेथड डिसाइड कर दिया, उसी मेथड से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। वो मेथड क्यों हम एक बार सेट कर दिया जाता है? वो इसलिए सेट कर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आज एक वन पर्सन इज देयर हु इज मेंटेनिंग द अकाउंट्स, दैट इज ए। अब वो कल छुट्टी पे चला गया, बी ने अकाउंट्स मेंटेन किए, दोनों ने अगर अलग अलग मेथड ले लिया तो हमारे अकाउंट्स गलत बनेंगे, गलत फिगर्स को शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग आएगी। इसी तरह से हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के भी दो मेथड्स होते हैं, वन इज द लिफो एंड सेकंड इज द फीफो, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जैसे लगातार स्टॉक आता जाता है कंपनी में, जो अब हमें उसको हमें एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये देखना है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, उसको हमने किस वैल्यू किससे हमने कैलकुलेट करना है। जो साल के शुरू में आया था उसका रेट कुछ अलग था, जो साल के एंड में आया है उसका रेट कुछ अलग है। वन मेथड विल बी डिसाइडेड, आइदर इट विल बी इवेल्युएटेड ऑन द फर्स्ट transaction or it will be evaluated on the basis of last transaction, so that is the last in first out, first in first out। तो ये एक मेथड डिसाइड करना होता है ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन रह सके, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन हो सके। सो दिस इज नोन एज अ मेथड, मींस फॉर्मल वे टू डू अ रूटीन जॉब। ओके, सो दिस इज क्या है, ये है हमारा मेथड। उसके बाद
रूल्स, रूल्स क्या है बेटा? अगर हम इसको वन सेंटेंस में, सबका हमने वन सेंटेंस में मीनिंग किया ना, मेथड का किया, इट इज अ फॉर्मल वे टू डू अ रूटीन जॉब, और रूल्स का वन सेंटेंस मीनिंग क्या है? इट क्लियरली स्पेल्स आउट द एक्शंस एंड नॉन एक्शंस, ठीक है, इट क्लियरली स्पेल्स आउट द एक्शंस एंड नॉन एक्शंस। ये भी हमारी स्टैंडिंग प्लान है। इसका मीनिंग दैट what is allowed, what type of action is allowed and what type of action is not allowed. Rules are very clearly related with the behavior of the employees. They are guiding the behavior of the employees, and if any employee is not going according to the rules, then definitely the punishment is there for the employees. Okay, जैसे for example, no smoking. अगर ऑर्गेनाइजेशन में नो स्मोकिंग का एक रूल है, दैट इज देयर, दे हैव टू बी अवॉइडेड बाय दैट रूल, और इफ दे आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स, डेफिनेटली द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट विल बी देयर. सो इट इज अ गाइडलाइन, रूल इज अ गाइडलाइन for the behavior of the employees that makes the person disciplined in the organization. Okay, तो ये हो गया हमारा रूल्स, एग्जाम्पल भी हो गया नो स्मोकिंग. नेक्स्ट इज प्रोग्राम. अब ये जो हमारे लास्ट टू हैं, प्रोग्राम और बजट, ये हमारे सिंगल यूज प्लान है, एक बार बनते हैं ये, ठीक है. ये जो बाकी सब हमने किए ये स्टैंडिंग है. वंस दे आर मेड इट विल गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज प्रोग्राम. जो भी हमने अब तक किया उस सबको कंबाइन कर दो, दैट विल टेक द शेप ऑफ प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर. बेटा मैंने स्ट्रेटेजी यहाँ पे बीच में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि स्ट्रेटेजी एक स्पेशल कंडीशन में बनाई जाती है, और मैंने यहाँ पे मेथड भी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मेथड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर. बाकी सबको कंबाइन कर लो, प्रोग्राम बन जाएगा. ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, उन सबको कंबाइन करो, वो बन गया एक प्रोग्राम. अगर एक सिंपल वर्ड में कहा जाए, इट इज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ big market, construction of a mall. What is this? This is a complete project. और इसे हम बिजनेस लैंग्वेज में कहेंगे, इट इज अ कंप्लीट प्रोग्राम. मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स. ओके, एवरीथिंग हैज टू बी कंबाइंड. एग्जाम्पल आपको दिया जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल, ठीक, दैट इज अ प्रोग्राम. अब उसके बाद है हमारा लास्ट टाइप, दैट इज बजट. बजट क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. व्हेन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर गिवन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म्स, दैट आर नोन एज अ बजट. आप सिंपल उसमें देखो, आप बजट क्या होता है? अभी आने वाले सालों का बजट गवर्नमेंट पेश करती है. उसका मीनिंग क्या है कि जो आने वाले सालों में जितना खर्च होना है, कहाँ कहाँ पे कितना खर्च करना है, वो सब उसने एडवांस में ही हमें आज बता दिया. तो वही तो हम कह रहे हैं यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन द न्यूमेरिकल फॉर्म. ठीक, जनरली इट इज फाइनेंशियल इन टर्म्स, लेकिन हमेशा फाइनेंशियल इन टर्म्स नहीं होता. बहुत तरह के बजट है. फाइनेंशियल इन टर्म्स तो आप देखते ही हो, आप अकाउंटेंसी करते हो, ठीक है, कैश बजट होते हैं और भी होते हैं, लेकिन हमारे कुछ और बजट भी होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशनल बजट. ऑपरेशनल बजट में हम क्या करते हैं? ऑपरेशनल बजट में हम एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉयज को कैलकुलेट करते हैं. ठीक, अब एक और हमारा बजट होता है कैपिटल बजट. मींस एक्सपेक्टेड कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो हो जाता है हमारा कैपिटल बजट. और इसी तरह से हमारे होते हैं सेल्स बजट. सेल्स बजट मींस हमने इतने यूनिट्स को सेल करना है, एक पर यूनिट हमारा ये रेट है, तो हमारा इतना टोटल सेल्स बजट हो गया. फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख यूनिट्स हमने सेल करने हैं, 20 रुपीज पर यूनिट हमारा प्राइस है, तो हमारा सेल्स बजट कितने का हो जाएगा? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20, that will be the 20 lakh, that will be the sales budget. So generally it is financial in nature, but still many other types of budgets are there. For example, अभी 3 बजट बताया आपको, ऑपरेशनल, कैपिटल, सेल्स, एक्सेट्रा. ओके, तो ये हमारा है बजट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स. अब इसके साथ ही हमारी 8 टाइप्स हो गई. इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं जो आपको फीचर्स लिखने में और काम आएगी. जनरली ये एक तुक्का है, पर ये 99% काम करता है. ये क्या है? एक चीज, अगर जैसे ये हमारा एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में अगर हम कहें कि हर आने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी इज,
made to achieve the objectives. Policy is made for the implementation of strategy. Procedure is helpful for the policy. Okay, method is a part of procedure. तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे प्रीवियस पॉइंट के लिए हेल्पफुल हैं. ठीक है, ये तुक्का है और ये जनरली काम करता है. जैसे स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव्स के लिए हेल्पफुल है, पॉलिसी स्ट्रेटेजी के लिए हेल्पफुल है, प्रोसीजर पॉलिसी के लिए, मेथड प्रोसीजर के लिए. ओके, और आगे तो ये कॉम्बिनेशन वगैरह है तो ये सब अलग चीज होगी. तो ये सब हमारे एक आपका फीचर्स का एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है. ठीक, तो ये हमारी हो गई टाइप्स ऑफ प्लानिंग. आज इस वीडियो में सिर्फ टाइप्स ऑफ प्लानिंग. इसको अच्छे से कर लीजिए. इसका क्वेश्चन जनरली इस तरह से आता है, दे विल गिव यू वन पॉइंट, एक कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे एंड दे विल आस्क व्हाट टाइप ऑफ प्लान इज दिस. फॉर एग्जांपल, इन वन ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉयज आर रिटायरिंग एट द एज ऑफ 60. व्हाट टाइप ऑफ प्लान इज दिस. आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये पॉलिसी है, उन्होंने अपनी पॉलिसी बना दी कि 60 की एज पे रिटायर होना. ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं. इसीलिए मैंने आपको एक हिंट दिया कि प्रोसीजर कहाँ पे, जहाँ सीक्वेंस की बात कर दी उन्होंने, तो आप एकदम आइडेंटिफाई कर लो कि वो प्रोसीजर है. ठीक, एक क्वेश्चन आ जाएगा पूरा कंप्लीट, उसमें से कहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स आइडेंटिफाई कर लो और उसको आप कोटिंग करो लाइंस की. तो वो सब अगर आपको थोड़ा बहुत ये समझ आ गया तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारा प्रोसीजर है, और उसके प्रोसीजर का एक पार्ट ही होता है मेथड. ओके, so that's all for today for this video. Keep watching. Thank you all.